नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे माय लास्ट डचेज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग का टाइम स्पैन देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म हुआ था 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। काफी लंबा चौड़ा जिए हैं ये, अच्छा खासा। और माय लास्ट डचेज जो पोयम है ये इन्होंने 1842 में लिखी थी और 1842 में ही ये पब्लिश हुई है। और ओरिजिनली ये पब्लिश हुई है ड्रामेटिक लिरिक्स के नाम से। ठीक है, माय लास्ट डचेस जो है एक पोयम है। कौन सी? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखी गई ये पोयम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअल में दो पक्षों के बीच की, दो पार्टीज के बीच बीच की बातचीत को दिखाता है, लेकिन इस बातचीत के अंदर बोलता केवल एक ही आदमी है। ठीक है। एक्चुअल में बहुत से लोग जो हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में कंफ्यूज हो जाते हैं। SOLILOQUY, सोलिलोक्वी में कन्फर्म वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है उसमें एक आदमी सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कर रहा है उनको सुनाने के लिए, लेकिन सोलिलोक्वी में एक आदमी अपने आप से बातचीत कर रहा है और उसको सामने वाले लोग सुन भी रहे हैं। तो सोलिलोक्वी जो है ना, ये तो है आत्मकथन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और ड्रामेटिक मोनोलॉग है दूसरों को सुनाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, दूसरों से ही कही जाती हैं बातें। जबकि सोलिलोक्वी में आदमी अपने आप से बातें कहता है लेकिन सामने वाले लोग उसको सुनते हैं। दोनों ही ये एक ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं और इनका ड्रामाज में काफी अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पोयम जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। माय लास्ट डचेस इज ए पोयम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रिक्वेंटली एंथोलॉजाइज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंथोलॉजाइज्ड का मतलब क्या है कि संदर्भित किया जाता है इस पोयम को किसके रूप में? ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842। तो सबसे पहली बार ये पोयम कब दिखी थी? 1842 में, मतलब इसी समय ये पब्लिश हुई है। इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक लिरिक्स। कौन से कलेक्शन में है? ब्राउनिंग का ड्रामेटिक लिरिक्स का है, उसके अंदर ये पोयम जो है ये पब्लिश हुई है। द पोयम इज कंपोज्ड इन 28 राइमिंग कपलेट्स। तो इसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं, मतलब टोटल 56 लाइन्स हैं ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें 5 मीटर या फिर 10 सिलेबल होते हैं हर एक लाइन में। ठीक है, हेरोइक कपलेट भी बोलते हैं इसको। तो अब हम पोएम के टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो आदमी खड़े हुए हैं। एक आदमी तो है ड्यूक खड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए पेंटिंग वेंटिंग पे ज्यादा फोकस मत करना आप, है ना। दो आदमी खड़े हुए हैं, एक तो है ड्यूक और एक और व्यक्ति है जो कि दूत है। ये किसी दूसरे राजा का या ड्यूक का दूत है। अब ड्यूक में और राजा में है ना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। राजा तो फिर पूरे देश का राजा होता है। ड्यूक क्या होता है? एक देश के अंदर जैसे छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो हमारे यहाँ पर जैसे सामंत कहा जाता है ना, उन्हीं को यहाँ पर ड्यूक कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश कल्चर का एक हिस्सा है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है, जिसमें एक स्टेट का जो वो मुखिया होता है, जैसे अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है इस समय, तो उस समय एक जो स्टेट का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? ड्यूक कहते थे। अब ये ड्यूक जो है, ये ड्यूक अपने साथ ये जो दूत खड़ा हुआ है इसका, इसको दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग दिखा रहा है। ठीक है, एक पेंटिंग लगी हुई है दीवार पर, और वो पेंटिंग किसकी है? वो पेंटिंग इस ड्यूक की वाइफ की है। ठीक है, उसकी वाइफ, बहुत सुंदर वाइफ है ड्यूक की। अब क्या बताता है ये अपनी वाइफ के बारे में? वो हम वो अब हम पोएम में स्टार्ट करेंगे। तो वो कहता है कि दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। कि दीवार के ऊपर ये जो तुम पेंटिंग देख रहे हो ना, ये कौन है? दैट्स माय लास्ट डचेस। ड्यूक की जो पत्नी होती है उसको क्या कहते हैं? डचेस कहते हैं। तो दीवार पर तुम जिसकी पेंटिंग देख रहे हो ये मेरी पुरानी वाली डचेस है। मतलब पुरानी, पहले मेरी ये डचेस हुआ करती थी, मेरी पत्नी थी। अब नहीं है, लेकिन अब क्यों नहीं है ये हम धीरे धीरे पोएम में जानेंगे। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। देखो कैसे देख रही है, जैसे तो ये जिंदा हो। मतलब कितनी शानदार ये पेंटिंग बनाई गई है। ये जो मेरी पत्नी की पेंटिंग है, ड्यूक ड्यूक की जो वाइफ है डचेस, उसकी जो पेंटिंग है दीवार के ऊपर, वो कहता है कि ये पेंटिंग तुम देख सकते हो दीवार के ऊपर, ये ऐसे लग रहा है कि ये लेडी इसमें से देख रही हो जैसे तो ये जिंदा हो।
आई कॉल दैट पीस अ वंडर। मैं इस आर्ट के, इस कला के पीस को, इस पेंटिंग को एक वंडर कहता हूँ, आश्चर्य कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी शानदार, इतनी जीवंत पेंटिंग है। नाउ अब, फ्रा पेंडोर्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे। फ्रा पेंडोर्फ जो था, ये आर्टिस्ट है जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। तो वो कह रहा है कि फ्रा पेंडोर्फ के हाथों ने बहुत बिजीली, बहुत व्यस्त तरीके से पूरे एक दिन काम किया था, वर्क किया था इस पेंटिंग को बनाने में पूरे एक दिन। एंड देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ ये पेंटिंग लगी हुई है। मतलब फ्रा पेंडोर ने पूरे एक दिन काम किया था, तब जाके हमें कला का इतना शानदार, इतना बेहतरीन ये एक नमूना मिला है इस पेंटिंग के रूप में। और देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ ये पेंटिंग लगी हुई है। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। क्या तुम प्लीज बैठोगे और इस पेंटिंग की ओर देखोगे। दोनों खड़े हुए हैं। तो जो ड्यूक है ये अपने एमिजिरी से कह रहा है, अपने दूत से कह रहा है कि क्या तुम बैठोगे और इस पेंटिंग की ओर देखोगे। आई सेड फ्रा पेंडोर्फ बाय डिजाइन। अब बाय डिजाइन का मतलब है यहाँ पर फोर्स देकर कह रहा है वो, कि मैं फ्रापेंडोस का नाम जानबूझकर दोबारा ले रहा हूँ। मतलब बाय डिजाइन बहुत ही ज्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ फ्रापेंडोस के नाम पे। शायद ये उस समय का बहुत बड़ा पेंटर होगा, बहुत अच्छा खासा आर्टिस्ट होगा, इसलिए ड्यूक जो है वो फ्रापेंडोस के नाम पे फोकस कर रहा है। क्योंकि वो कहता है कि फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। अब काउंटेनेंस क्या होता है। काउंटेनेंस होता है मुखमंडल। देखिए, अब खाली चेहरा, कई बार इसको चेहरा भी बताया जाता है, लेकिन अगर इसका मीनिंग खाली चेहरा ही होता तो इसके लिए फेस वर्ड इस्तेमाल किया जाता। लेकिन काउंटेनेंस इस्तेमाल किया है, मतलब इतना सुंदर चेहरा है कि इसको मुखमंडल की संज्ञा दी गई है, बहुत ही सुंदर इसका चेहरा है। तो वो कह रहा है इस बात को, फॉर नेवर रीड, मैं फ्रापेंडोर का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कभी नहीं पढ़ा गया है स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे अजनबियों के द्वारा, दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, उस चित्रित मुखमंडल को। मतलब इसका सिर्फ चेहरा देखते हैं लोग, इसके मुखमंडल को एक फीलिंग के साथ, एक अच्छे से एहसास के साथ इस पिक्चर को नहीं देखते हैं वो। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, और गहराई एंड पैशन, जुनून के साथ में, ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, यानी कि एक अद्भुत गहराई या जुनून जिसको हम कह सकते हैं, उसको एक नजर में। अर्नेस्ट ग्लांस का मतलब क्या होता है, एक नजर में देखना, एक नजर के द्वारा उस चीज का इंस्पेक्शन करना। तो ये जो पूरी लाइन है ना, कि आई सेड से लेकर के और अर्नेस्ट ग्लांस तक, इसका मतलब ये है कि मैं बार बार फ्रा पेंडोर्फ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जैसे अजनबी इस चित्र के आंतरिक भाव को नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ बाहर से ही ये चेहरे को देखते हैं। जबकि उस चित्रकार के द्वारा बनाए गए इस चित्र में एक अद्भुत गहराई है, डेप्थ है और जुनून है। और ये जो जुनून है ना, ये इसकी गंभीर नजर की, अर्नेस्ट ग्लांस की एक चमक है। इतना शानदार ये चित्र बनाया गया है कि उस चित्रकार के द्वारा बनाए गए इस चित्र में एक अद्भुत गहराई, जुनून और गंभीर नजर की एक चमक है। इतना शानदार ये चित्र बनाया गया है। बट टू माई सेल्फ दे टर्नड, लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूं तो, दे टर्नड, टर्न का मतलब यहाँ पर वो मुड़ गए। क्यों मुड़ गए भाई, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, क्योंकि कोई भी इस पर्दे को नहीं हटा सकता जो उस पेंटिंग के ऊपर लगा हुआ है ना, कोई भी इस पर्दे को नहीं हटा सकता जिसे कि मैंने तुम्हारे लिए हटाया है। बट आई एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, लेकिन सिर्फ मैं हटा सकता हूँ, बट कौन हटा सकता है, आई हटा सकता हूँ। एंड सीम्ड, और दिखाई देता है, ऐसा मुझे एहसास होता है, एज दे वुड आस्क मी, जैसे वो मुझसे पूछना चाहते हो। कौन, वो लोग जो इस पेंटिंग को देखते हैं, वो लोग मुझसे पूछना चाहते हो, इफ दे डस्ट, डस्ट मतलब इफ दे डेयर, अगर वो हिम्मत इकट्ठा कर सकें तो। क्योंकि ड्यूक से सवाल पूछने की हिम्मत तो देखिए हर किसी की होती नहीं है। कि वो कह रहा है इस बात को कि मैं, बट टू माई सेल्फ, मैं अपने हिसाब से वो सोचता हूँ कि दे टर्न्ड, वो जो लोग हैं वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि कोई भी इस पर्दे को नहीं हटाता है जो मैंने तुम्हारे लिए हटाया है, सिर्फ मैं ही इसको हटा सकता हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जब वो लोग टर्न करते हैं ना मेरी तरफ, जैसे वो मुझसे पूछना चाहते हो, इफ दे डस्ट, अगर उनकी हिम्मत हो तो, हाउ सच ए ग्लांस कम देयर, कि आखिर इस इन जो डचेज है इसकी आंखों में
वो शानदार चमक आई कैसे? वो लोग जो है ना, उनकी हिम्मत नहीं होती है ड्यूक से पूछने की। क्या पूछने की? कि ये जो डचेस है इसकी आंखों में इतनी शानदार चमक कैसे आई है, कैसे वो बताएं इस बात को, कैसे इस एक्सप्रेस करें इस चीज को, कितनी शानदार चमक जो है ये डचेस की आंखों में है क्यों? सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, इसलिए तुम पहले नहीं हो जो मेरी तरफ मुड़े हो और तुमने ये पूछा है मुझसे। अब देखिए, अभी तक हमको ऐसा तो बताया नहीं है कि भाई उसने वो मुड़ा भी है, उसने पूछा भी है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर अपन को सिर्फ एक ही व्यक्ति के डायलॉग्स दिखाई देंगे, एक ही व्यक्ति के सेंटेंस सुनाई देंगे। अब चूंकि इस गैप के बीच में हो सकता है वो जो दूत है, दूत ने ड्यूक से इस बात को पूछा हो कि इस जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग की आंखों में इतनी चमक आई कैसे? तो ड्यूक उसको इस बात का जवाब देते हुए कहता है इस बात को कि भाई तुम पहले नहीं हो जिसने मेरे से ये सवाल पूछा है, जो तुम मेरी ओर मुड़े हो और जिसने मेरे से ये सवाल पूछा है वो खुद से बता रहा है इस बात को। अब वो इसका जवाब दे रहा है कि भाई क्यों है वो चमक? सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। ये जो डचेस है ना, इसकी आंखों में जो चमक है, इट किसके लिए है यहाँ पर? उस चमक के लिए। उसकी आंखों में जो चमक है ना, वो केवल उसके पति की मौजूदगी से नहीं है। मतलब चमक है, ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है मैं वहां पे मौजूद हूँ इसलिए उसकी आंखों में चमक हो, लेकिन केवल और केवल मेरी वहां पर मौजूदगी की वजह से ये चमक नहीं है। कोड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? कोड द स्पॉट ऑफ जॉय, जिसको हम आनंद का एक स्पॉट कह रहे हैं, आनंद की एक जगह विशेष कह रहे हैं इस डचेस के चेहरे के अंदर। मतलब डचेस के गालों के अंदर, डचेस के गालों में ये जो स्पॉट ऑफ जॉय, ये जो आनंद का एक स्पॉट दिखाई दे रहा है हमको, ये सिर्फ और सिर्फ उसके पति की मौजूदगी की वजह से नहीं है। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, अब देखिए यहाँ पे फ्रा पेंडोल्फ का नाम कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इस तरह का भी सवाल बन जाता है कि भाई माय लास्ट डचेस में फ्रा पेंडोल्फ का नाम कितनी बार यूज हुआ है? तो 3 बार आया है। तो वो कह रहा है ड्यूक इस बात को कि शायद फ्रा पेंडोल्फ को ये कहने का मौका मिला होगा। क्या मौका मिला होगा? हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, कि वो जो डचेस है, हर उसका मेंटल, मेंटल मतलब शॉल, जो कुलीन वर्ग की महिलाएं अपने शोल्डर्स के ऊपर ओढ़ती है ना, उस तरह के शॉल को कहते हैं। मतलब ये शॉल कोई सर्दी से बचने का शॉल नहीं है, बस फैशन के लिए शॉल है। तो वो कह रहा है कि उसका जो शॉल है ना, वो लैप्स मतलब गिर पड़ा है या लिपटा हुआ है, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, मेरी लेडी की कलाई के ऊपर बहुत ज्यादा। अब ये माई लेडी किसने कहा होगा डचेस को? ये कहा होगा उस पेंटर ने, फ्रा पेंडोस ने। क्योंकि जैसे आपने कोई यूनाइटेड किंगडम की या फिर अमेरिकन साइड की जो पुरानी टाइप की मूवीज हैं, पुरानी टाइप की से मतलब जो एंशियंट या फिर राजा महाराजाओं के जमाने की थीम पर बनाई गई मूवीज हैं, उसमें हमने ये देखा होगा कि वो जो सभ्य परिवारों की महिलाएं हैं, जो राजा के परिवार से बिलोंग करती हैं या फिर जो अधिकारियों के परिवार से बिलोंग करती हैं, उन महिलाओं को माय लेडी कह करके और जेंट्स को माय लॉर्ड कह करके संबोधित किया जाता है। तो वो इसी बात को बता रहा है ड्यूक कि वो जो पेंटर है ना, उसने क्या कहा होगा कि जो डचेस है ना मेरी, उसका मेंटल, उसका शॉल उसकी कलाई के ऊपर बहुत ज्यादा गिर गया होगा या लिपटा हुआ होगा। और पेंट मस्ट नेवर होप, अब देखिए ये जो यहां से लेकर ये जो लाइन है ना, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, ये सेंटेंस अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि वो जो पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ जो है, उसके द्वारा दिया गया फ्लर्टेशन कोट कौन सा है इस पूरी पोयम में? FLIRTATION, फ्लर्टेशन कोट मतलब फ्लर्ट किया गया होगा। अब भले किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन ये फ्लर्टेशन कोट ड्यूक बता रहा है उस दूत को कि उसने क्या कहा होगा, उस पेंटर ने, फ्रापेंडोर ने क्या कहा होगा कि पेंट, पेंट से मतलब है पेंटर, कि किसी भी चित्रकार को मस्ट नेवर होप, कभी भी आशा नहीं करनी चाहिए, टू रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाने की, द फेंट, उस लालिमा को, हाफ फ्लश, उस लालिमा का आधा भी, दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो कि डचेस के गले तक आधे भाग में आई हुई है। मतलब
फ्रा पेंडोल्फ ने क्या कहा होगा मेरी डचेस से, कैसे कह के फ्लर्ट किया होगा कि किसी भी चित्रकार को इस तरह की कला को, इस तरह की पेंटिंग को, जितनी खूबसूरती आप में है डचेस, को किसी भी चित्रकार को आपकी खूबसूरती के आधी लालिमा को भी चित्रित करने की दोबारा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं कि जितना मैं आपको खूबसूरत इस पेंटिंग में बना रहा हूं ना, कोई और चित्रकार इसका आधा भी नहीं बना सकता है। इतनी खूबसूरत आप इस समय दिखाई दे रही हैं। मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सामने से देखा है। उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है वो, कि मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सामने से देखा है। लेकिन किसी और चित्रकार को आपके चेहरे की जो शानदार चमक है, ये जो फेंट है, लालिमा है, इसको हाफ फ्लश, आधे लालिमा की भी बनाने की उम्मीद, रिप्रोड्यूस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दैट डाइज अलोंग, जो कि फैली हुई है, लिपटी हुई है आपके गले तक में। सच स्टफ वाज कर्टसी, शी थॉट। इस तरह की बातें शायद क्या होंगी, कर्टसी होंगी, कृतज्ञता होंगी। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा होगा। एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और यही कॉज रहा होगा, यही रीजन रहा होगा, इनफ रीजन रहा होगा कि जिससे उसके गालों पर क्या आ गया, कॉलिंग अप मतलब क्या आ गया, वो स्पॉट ऑफ जॉय आ गया, वो आनंद का स्पॉट आ गया, वो खुशी का स्पॉट आ गया उसके इस फ्लर्ट की वजह से। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये ड्यूक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो डचेस है ना, उसका फ्रेंडली और पोलाइट बिहेवियर जो है, ये एक तरीके से फ्लर्ट को एक्सेप्ट करने का वे है। इसलिए वो इस चीज को कैसे दिखा रहा है, अपनी पत्नी की बेवफाई के रूप में दिखा रहा है। शी हैड अ हर्ट, हाउ शैल आई से, कि उसका एक दिल था। कैसा दिल था, हाउ शैल आई से, मैं कैसे बताऊं आपको कि उसका जो दिल था ना, टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाया करता था। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस किया जा सकता था। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, वो जिस भी चीज को देखती थी, वो हर उस चीज को पसंद करने लग जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो नजरें हैं वो सब जगह रहती थी, हमेशा सब जगह उसकी नजरें घूमती रहती थी, जाती रहती थी। सर इट वॉज ऑल वन, सर उसके लिए क्या था, सब एक था। इट वॉज ऑल वन मतलब उसके लिए सब कुछ एक जैसा ही था। क्या क्या एक जैसा था, माई फेवर एट हर बेस्ट। फेवर का मतलब क्या होता है वैसे तो, देखिए फेवर का मतलब तो होता है सपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पर फेवर का मतलब है एक गिफ्ट से। कैसा गिफ्ट, या तो ये एक ब्रोच है, हम सूट वगैरह पे पहनते हैं ना, या फिर ये एक नेकलेस है। अब इसका बहुत ज्यादा है ना स्पष्टीकरण नहीं है कि वो क्या है। वो तो हम जब पेंटिंग देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसके जो ब्रेस्ट पे, इसके जो सीने पर आप ये फेवर देख रहे हो, मतलब मेरा उपहार देख रहे हो, ये ब्रोच या ये नेकलेस देख रहे हो, ये चीज किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कि इट वाज ऑल वन, कि उसके लिए सब कुछ एक जैसा था। क्या क्या एक जैसा था, कि मेरा इसके ब्रेस्ट पे चमकता हुआ ये उपहार उसके लिए एक जैसा था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, पश्चिम की ओर सूरज की रोशनी का छुपना भी उसके लिए उसी तरह का था। द बोज ऑफ चेरीज, वो चेरीज जो हैं उनकी शाखाओं का लाया जाना। सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, जो कि कौन सी एक चेरीज की जो बोज हैं वो उसके लिए लाया जाना, जो कि कौन लाया है, सम ऑफिशियस फूल लाया है। अब ऑफिशियस फूल को कई बार लोग जो है वो खाली मूर्ख या बेवकूफ कह के निकल जाते हैं। अब चूंकि अगर इसका मतलब सिर्फ बेवकूफ होता तो ऑफिशियस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑफिशियस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ऑफिशियस फूल जो है, इस पूरे फ्रेज का मतलब है ऐसा मूर्ख जो कि अपना अधिकार जताता हो। इसको हम बोलेंगे अधिकारी मूर्ख। कि ऐसा मूर्ख जो कि जबरदस्ती बिना मांगे किसी की मदद करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहता हो, किस उद्देश्य से, ताकि वो सामने वाले व्यक्ति से अपनी नजदीकियां बढ़ा सके। उस चीज के लिए उस तरह के लोगों को क्या कहते हैं, ऑफिशियस फूल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मूर्ख है लेकिन अपना अधिकार जताता है सब चीज पर, और जबरदस्ती बिना मतलब व्यवहार बनाने के लिए अपने अधिकार के साथ में हस्तक्षेप करता है। तो वो कह रहा है कि जैसे कोई चेरीज की शाखाएं कोई अधिकारी मूर्ख उसके लिए लेके आया हो, कहां से, तोड़ कर लाया हो अपने बगीचे में से, किसके लिए, फॉर हर, मेरी डचेस के लिए।
द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, वो सफेद खच्चर जिसको वो टेरेस के ऊपर, जिसके ऊपर वो घूमती है। ऑल एंड ईच, ये सब किसके लिए, उसके लिए कैसे थे, ऑल, ये सब उसके लिए कैसे थे, एक जैसे थे। मतलब मेरा दिया हुआ, मैं ड्यूक, मैं उसका पति, मेरा दिया हुआ गिफ्ट, या फिर सूरज की रोशनी का ढलना, कोई मूर्ख उसके लिए चेरीज लेके आया हो वो, और या फिर खच्चर पे बैठ के सवारी करना, ये सब चीजें उसको एक बराबर लगती थी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो उसका पति हूँ, मेरी चीज को तो उसको बहुत ज्यादा विशेष महत्व देना चाहिए। फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकती है। ऑल, सब कुछ, एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्रश एट लीस्ट, और हर एक चीज को देखकर वो एक जैसा उत्तर, हाव भाव, या फिर लजाने जैसी प्रतिक्रिया देती थी। ब्रश का मतलब शर्माना या लजाना, स्पीच का मतलब यहाँ पे है उत्तर देना, अप्रूविंग स्पीच का मतलब, ठीक है। एंड ईच वुड ड्रॉ, हर एक चीज के प्रति वो क्या करती थी, अप्रूविंग स्पीच, एक ही तरह का उत्तर देती थी और शर्माती थी। मतलब मैंने उसको बेशकीमती गिफ्ट दिया तो भी उसने मुझे ठीक है एक उत्तर दिया। भाई जैसे मैंने उसको इतना महंगा एक उपहार दिया, इतना मैं उसका पति, मैंने उसको एक नेकलेस दिया, उसके लिए उसने थैंक यू बोल दिया। अब वो जो बेवकूफ व्यक्ति है जो उसके लिए चेरीज लेके आया, उसको भी उसने थैंक यू बोल दिया, जैसा मुझे मुस्कुराई वैसा उसको मुस्कुरा दी, तो फिर मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ रही उसमें। तो इस चीज को लेकर ये जो ड्यूक है, ये काफी गुस्सा है अपनी पत्नी से। शी थैंक्ड मैन गुड, वो लोगों का धन्यवाद करती थी, अच्छी बात है, गुड। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन वो कुछ इस तरीके से भी धन्यवाद करती थी, एज आई नॉट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट अ 900 years old नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, जैसे तो उसने रैंक कर दिया हो, मतलब एक समान रख दिया हो। रैंक का मतलब क्या होता है कि एक समान स्तर पे रख दिया हो, किस किस चीज को, मेरे 900 साल के गिफ्ट को, मेरे 900 साल के नाम के गिफ्ट को किसी और व्यक्ति के गिफ्ट के साथ में बराबर में उसने रैंक कर दिया था। मतलब वो ऐसी पत्नी थी जो सबका शुक्रिया करती थी, सबको धन्यवाद बोलती थी, अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है कि मेरे 900 साल के नाम के उपहार को वो किसी सामान्य व्यक्ति के उपहार से कंपेयर कर दे, उसके बराबर में रख दे। ऐसा क्यों कर सकती है वो। Who would stoop to blame this sort of trifling, वो कह रहा है कि आखिर कौन उसकी इन तुच्छ हरकतों को दोष देने के लिए नीचे झुकता। Who would stoop का मतलब है झुकना, blame मतलब दोष देना, trifling मतलब तुच्छ। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफिंग मतलब तुच्छ चीजें, कि कौन ही नीचे झुकता उसको, उसकी इन तुच्छ हरकतों को दोष देने के लिए। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, चाहे तुम्हारे अंदर बातचीत करने की बहुत अच्छी स्किल हो, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे अंदर नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच ऑन वन, जिससे कि आप अपनी इच्छाओं को किसी ऐसे इंसान को स्पष्ट कर सकें, एंड से और कहें, जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, कि तुम्हारे अंदर ये जो चीजें हैं, ये चीजें या वो चीजें, ये मुझे डिसगस्ट करती है, मतलब मुझे क्या करती हैं वो चीजें, परेशान करती हैं, मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है। वो ये कहता है उस बात से, वो जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास में, जो एमिजरी खड़ा है, दूत खड़ा है, उससे कह रहा है कि भले ही मेरे अंदर बातचीत करने के बहुत अच्छे गुण नहीं है, फिर भी मैं ड्यूक हूं, मैं उसको समझाने के लिए आखिर क्यों ही झुकूं। वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे इंसान को कैसे समझाऊं, क्यों समझाऊं आखिर इस इंसान को, जिससे कि आप अपनी इच्छाओं को किसी एक ऐसे इंसान को स्पष्ट करें जो कि क्या करती है, मुझे डिसगस्ट करती हैं। फिर वो यहाँ पे समझाने के तरीके की बात कर रहा है कि भाई तुम्हारी ये जो चीजें हैं ना, ये वाले काम या वो वाले काम, तुम इसको थैंक यू बोल देती हो, तुम उसको थैंक यू बोल देती हो, उसको देख के भी ऐसे मुस्कुराती हो, मुझे देख के भी ऐसे ही हंसती हो, ये सब चीजें मुझे डिसगस्ट करती हैं। हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, देखो मिस यहाँ पर, हेयर यू मिस यहाँ पर इस जगह तुमने क्या कर दी, कमी छोड़ दी। हेयर यू मिस मतलब आधा फ्रेज इस्तेमाल किया, लेकिन पूरा मीनिंग हमें ही समझना पड़ेगा। हेयर यू मिस मतलब यहाँ पर तुमने कमी छोड़ दी, जैसे हम काम वाली बाई घर में झाड़ू लगा रही है, कहीं पे उसने मट्टी छोड़ दी, तुम क्या बोलते हैं उससे कि दीदी यहाँ पर, दीदी वहां पर, आंटी यहाँ, आंटी वहां, मतलब मट्टी छोड़ दी। हम पूरा सेंटेंस तो नहीं बोलते कि भैया आपने यहाँ पे मट्टी छोड़ दी है,
हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर, वहां पर। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि हेयर यू मिस, यहाँ पर तुमने कमी छोड़ दी। और देयर, और वहां पर एक्सीड द मार्क, और वहां पर तुमने क्या कर दिया है, मार्क को एक्सीड कर दिया है, अपनी हद को पार कर दिया है। इन एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी रेसन्ड सो, और अगर वो मेरी इन बातों को सुनकर अपने आप को लेसन भी कर लेती, मतलब अपने आप को समझा भी देती, अगर वो इस प्रकार अपने आप को सिखाने या फिर समझाने भी देती, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूद एंड मेड एक्सक्यूज इवन दैट वुड बी सम स्टूपिंग, और ना ही अपनी बुद्धि को या मेरी बुद्धि को या समझाइश के बीच में जाती, या फिर सच में ना कोई बहाने बनाती। इस चीज को देखिए, यहाँ पे वो अच्छी बात भी कह रहा है कि नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, कि जब मैं उसको ये बातें समझाता तो वो मेरी बातों को समझाने के बीच में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती, मतलब रोक टोक नहीं करती, भले ही वो ऐसा नहीं करती। फोर सूद, फोरसूद का मतलब क्या होता है, बहाने बनाना, ना ही वो कोई बहाने बनाती। एंड मेड एक्सक्यूज, मेड एक्सक्यूज कोई बहाने नहीं बनाती। सचमुच में, फोरसूद का मतलब क्या होता है, सचमुच में या वास्तव में, कोई बहाने नहीं बनाती। इवन दैट वुड बी सम स्टूपिंग, तो भी इसमें कोई ना कोई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो झुकना हो ही जाता। अब इस पूरी बात को हम फिर से समझेंगे एक बार, कि यहाँ से लेकर के और स्टूपिंग तक वो कहता है इस बात को उस एमिजरी से, उस दूत से, कि मैं उसको भले ही समझाने की कोशिश करता तो भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मेरा झुकना है, थोड़ा सा मुझे झुकना पड़ जाता, ऐसा मुझे एहसास हो जाता। कैसे समझाने की कोशिश करता, कि देखो तुम्हारे अंदर ये चीजें या वो चीजें मुझे परेशान करती हैं, यहाँ तुमने गलती कर दी है, यहाँ तुमने हद पार कर दी है। और अगर वो अपने आप को मेरे द्वारा सिखाने भी देती, अपनी बुद्धि को मेरी बातों के बीच में ना लाती, तो भी सच में, एंड मेड एक्सक्यूज, कोई बहाने भी ना बनाती, इवन दैट वुड बी सम स्टूपिंग, तो भी उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा क्या हो जाता, स्टूपिंग मतलब झुकना हो ही जाता, मैं उससे थोड़ा सा, उसके सामने थोड़ा सा झुक ही जाता। और मैं तो ड्यूक हूं, मैं तो नहीं झुकूंगा। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने क्या चुना, मैंने कभी भी नहीं झुकना, ये चुना था। मैंने क्या चुना, कि मैं कभी भी नहीं झुकूंगा। ओ सर, शी स्माइल्ड, ओ श्रीमान, वो मुस्काई। नो डाउट, कोई शक नहीं, वेन एवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तो वो हमेशा मुस्कुराती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, अब यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन वो लोग थे जो बिना उस सेम स्माइल के उसके पास से गुजर जाते थे। मतलब मैं जब भी उसके पास से गुजरता था तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराती थी, अच्छी बात है, लेकिन कौन वो लोग थे जो उसके पास से गुजरते थे जिसके सामने वो नहीं मुस्कुराती थी, वो तो सबके सामने ऐसे मुस्कुराती थी। दिस ग्रू, और ये सब चीजें बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, और मैंने आदेश दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और फिर सभी जो मुस्कान हैं, सभी जो मुस्कुराहटें हैं, वो एक साथ बंद कर दी गई। मतलब जो ड्यूक है उसने अपनी पत्नी की क्या करा दी है, मौत करा दी है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी है। ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, ये स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, ये वाला जो सेंटेंस है, ये आपको देकर एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, इसका माय लास्ट डचेस पोएम के रेफरेंस में क्या मीनिंग है। फिर आपको चार ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से सही मीनिंग क्या होगा, कि डचेस वाज किल्ड बाय ड्यूक, एग्जैक्टली नॉट बाय ड्यूक, शी वाज किल्ड बाय सम मैन हु वर हायर्ड बाय ड्यूक। ठीक है, तो ड्यूक ने कुछ लोगों को हायर करके उसे मरवा दिया। आई गेव कमांड्स, मैंने अपने जो लोग हैं उनको कमांड दिए, और सारी जो स्माइल्स हैं वो सब एक ही झटके में बंद कर दी गई, रुक गई। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और अब देखो वो वहां खड़ी है, मतलब कहाँ खड़ी है, उस पेंटिंग में खड़ी है, जैसे तो वो क्या हो, जिंदा हो। विल्ट प्लीज यू राइज, क्या अब आप खड़े हो जाएंगे, क्या आपको खड़े होने में कोई तकलीफ है, तकलीफ तो नहीं है, क्या आपको खड़े होने में खुशी महसूस होगी। वी विल मीट द कंपनी बिलो, हम नीचे बैठे हुए लोगों से अब मिलने जाएंगे। नीचे लोग बैठे हुए होंगे कोई, उनके साथ अब वो कह रहा है कि अब वो मिलने जाएंगे। देन आई रिपीट, मैं रिपीट करूंगा, अब मैं दोबारा कहता हूं, the count, your master's known munificence is ample warrant that no just
pretense of mine for dowry will be disallowed। तो वो इस बात को कह रहा है कि वो काउंट, अब वो जो एमिजरी है वो तो ऊपर है दूत, उसका जो मालिक है काउंट वो नीचे बैठा है। काउंट भी एक तरह का प्रशासनिक पद ही है, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है काउंट भी। तो वो यही कह रहा है कि काउंट मतलब तुम्हारा मालिक जो नीचे बैठा हुआ है, उसकी नॉन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस मतलब क्या होता है? म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है उदार, मतलब सभी लोग जानते हैं उसकी उदारता के बारे में, या फिर दरियादिली, कि तुम्हारा जो काउंट है उसकी उदारता या उसकी दरियादिली के बारे में सब लोग जानते हैं, सबके द्वारा जानी जाने वाली उसकी उदारता इज एम्पर वारंट। एम्पर का मतलब क्या है? एम्पर का मतलब है पर्याप्त। ये पर्याप्त क्या है? गारंटी है तुम्हारे काउंट की, सबके द्वारा जानी जाने वाली उदारता इस बात की पर्याप्त गारंटी है दैट नो जस्ट प्रिटेंस, कि कोई भी मेरी, जस्ट मतलब न्यायोचित या फिर न्याय संगत, कि कोई भी मेरी न्याय संगत प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब क्या है? मांग, कि मेरी कोई भी मांग जो कि न्याय संगत है ऑफ माइन फॉर डाउरी, दहेज के लिए, कि मेरी दहेज के लिए कोई भी न्याय संगत मांग विल बी डिसअलाउड। विल बी डिसअलाउड मतलब नकारी नहीं जाएगी। डिसअलाउड का मतलब क्या है? नकारना या फिर अलाउ नहीं करना, अस्वीकार कर देना। तो ये कहता है कि तुम्हारा जो मास्टर है, जो काउंट है, उसकी उदारता या उसकी दरियादिली इस बात की पर्याप्त गारंटी देती है कि मेरी कोई भी न्याय संगत मांग जो कि मेरे द्वारा दहेज के लिए की जाएगी वो ठुकराई नहीं जाएगी। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, यद्यपि ये किसके लिए है? उसकी खुद की जो सुंदर पत्नी है, वो पुत्री है ना, उसके लिए। एज आई अवॉर्ड, जैसे कि मैंने शुरुआत में कसम खाई थी, अवॉर्ड एट स्टार्टिंग, शुरुआत में कसम खाई थी, इज माई ऑब्जेक्ट, यही मेरा उद्देश्य है, इसको पाना ही मेरा उद्देश्य है। कहता है कि यद्यपि, अब है ना वो अपनी महानता को दिखा रहा है। यहाँ पे तो उसने कह दिया कि भाई दहेज की मांग नकारी नहीं जाएगी, लेकिन अब महानता भी तो दिखानी है। वो कह रहा है कि यद्यपि उसकी जो सुंदर बेटी है, वो बेटी खुद ही इज माई ऑब्जेक्ट, उसको पाना ही मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने शुरुआत में कसम खाई थी कि उसकी सुंदर पुत्री को प्राप्त करना ही मेरा ऑब्जेक्ट है। नाय वी विल गो टुगेदर डाउन, अब देखिए नाय, नाय का मतलब है नहीं। अब यहाँ पे ऐसी कोई बात तो आई नहीं है जिसके लिए नए वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन फिर से वही बात रिपीट होती है कि चूंकि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो शायद यहाँ पर वो जो दूत है वो नीचे जाने लगा होगा। तो ये जो ड्यूक है, उसने उस दूत को, उस एमिजरी को रोकते हुए कहा होगा कि नहीं नहीं रुको, वी विल गो टुगेदर डाउन, हम दोनों साथ साथ नीचे चलेंगे सर। नोटिस नेपच्यून, आप इस नेपच्यून की जो मूर्ति है इसको देखिए। यहाँ पर एक स्कल्पचर लगा हुआ है, किसका है? नेपच्यून का लगा हुआ है। नेपच्यून कौन है? नेपच्यून है गॉड ऑफ ओशियन। ग्रीक माइथोलॉजी में जो नेपच्यून है वो गॉड ऑफ ओशियन है। तो वो दिखा रहा है, वो जो दूत है एक बार फिर से उसको शो ऑफ कर रहा है कि जो नेपच्यून का जो स्कल्पचर, ये जो मूर्ति लगी हुई है, इसको नोटिस कीजिए। यद्यपि टेमिंग ए सी हॉर्स, जो क्या कर रहा है? एक सी हॉर्स को टेमिंग कर रहा है या पालतू बना रहा है या फिर काबू कर रहा है। दो थॉट ए रेयरिटी, जिसको क्या समझा जाता है? रेयरिटी, बहुत दुर्लभ समझा जाता है। इस तरह के आर्ट को दुर्लभ समझा जाता है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, क्योंकि मेरे पास तो ये बनी है, मैंने तो ये बनवाई है, क्योंकि मैं तो ड्यूक हूँ, मैं तो महान आदमी हूँ। तो लोगों के द्वारा को क्या समझा जाता है? रेयरिटी समझा जाता है, एक दुर्लभ आर्ट पीस ऑफ वर्क समझा जाता है। विच क्रॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जिसे कि मेरे लिए क्रॉस ऑफ इंसबर्ग, इंसबर्ग जगह है, उसका कौन है? क्रॉस। क्रॉस जो कि इंसबर्ग का रहने वाला है, उसने मेरे लिए किस धातु से बनाई है? ब्रॉन्ज से बनाई है। ठीक है, तो इस बात को वो लास्ट में फिर से चलते चलते उसने एक बार शो ऑफ कर दिया है कि इस नेपच्यून की मूर्ति को तो देखो, जो कि सी हॉर्स को कंट्रोल कर रही है, पालतू बना रहा है नेपच्यून। हालांकि ये जो मूर्ति है ये दुर्लभ समझी जाती है, बहुत ही रेयर समझी जाती है, जो कि मेरे लिए बनाई गई है ब्रॉन्ज के साथ, ब्रॉन्ज धातु की। किसने बनाई है? क्रॉस ऑफ इंसबर्ग ने बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी पोयम खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्कस इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।